A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो इस चैप्टर का टाइटल है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो सिंस ये क्लास 8 का चैप्टर है, क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी 8 को हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें उतनी बात करेंगे जितनी क्लास 8 में दी गई है। वो बात समझना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले बेसिक फ्रेमवर्क को फ्रेम करेंगे और उसी के ऊपर एड ऑन डिटेल्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे इन लेटर क्लासेस। ओके, अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। आप मुझे जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 6 और क्लास 7 जो है, उसमें हमने क्लास 6 में हमने एंशिएंट इंडिया के बारे में बात किया था, क्लास 7 में हमने मेडिवल इंडिया के बारे में बात किया था, और हम क्लास 8 में मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजी यू कैन टोटली रीड। तो अभी तक जो है, अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम जो है पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो औरंगजेब में लास्ट मुगल एम्परर, उन्होंने क्या किया था, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दे दिया था कि आप जो है ट्रेड कर सकते हैं और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके का फरमान जो है जारी कर दिया गया था। इस तरीके का परमिट जो है उनको मिल गया था कि वो जो ट्रेड कर सकते हैं बिना टैक्स पे किए। फिर क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल औरंगजेब, लेटर मुगल्स आ जाते हैं। लेटर मुगल्स जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अब वो क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उनके जो नवाब्स थे, उनके जो मिलिट्री लीडर्स थे, उनके टाइम पर जो रहते थे, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दिया। कुछ स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में हमने बात किया था कि उस टाइम पे 3 तरीके के स्टेट्स हमको देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो अभी भी अपने आप को मुगल्स के अंडर मानते थे, लेकिन वहाँ के जो रूलर्स थे वो खुद की ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते थे, बस नाम के लिए वो कहते थे कि अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मुगल्स। दूसरे वो स्टेट्स थे जो कि राजपूत स्टेट्स थे, जिसके अंदर सारे राजपूत राजाज आते हैं। तीसरे वो स्टेट्स थे जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, जिसमें से महाराजा रंजीत सिंह आते हैं पंजाब में और मराठाज आते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में। ओके, ये हम अभी तक बात कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नवाब किस तरीके से उन्होंने पावर को लूज किया, पीजेंट्स एंड सिपाही किस तरीके से परेशान थे, रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, म्यूटिनी बिकेम पॉपुलर। इन सारे हेड्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है जब हम 18th सेंचुरी खत्म हो रही है और 19th सेंचुरी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। 19th सेंचुरी में हमको देखने को मिलता है 1857 की क्रांति, जिसको हम 1857 रिवोल्ट कहते हैं। क्यों होता है वो, उसके बारे में हम बात करें। अभी तक हमने बात किया कि किस तरीके से जो पॉलिसीज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो नवाब्स पावरफुल बन गए थे, उन नवाब्स को ये पसंद नहीं था कि जो लास्ट मुगल एम्परर जो फरमान जारी करके गया है कि जो टैक्स है वो ना पे किए रहे और ट्रेड करते रहे, तो उससे हमारे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। वो अपने इस आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल करेक्ट थे, क्योंकि अगर कंपनी पे नहीं करेगी कुछ भी टैक्स तो उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा है। वो वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो नवाब थे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तब हमने बात किया सिराजुद्दौला की। कहाँ पर बात हो रही है? ये बात हो रही है बंगाल में। तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या बोला कंपनी को कि भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आई जस्ट डोंट बिलीव इन द फरमान विच वॉज अर्लियर पास्ट, अब नाउ यू हैव टू पे द टैक्सेस। अब उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि अगर हम टैक्सेस पे करेंगे, या जितना भी उनको टैक्स पे करने के बाद भी जो चीज़ें मिलती थी, उनको वो भी चीज़ें जो थी इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रही थी नवाब की। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो ट्रेड है उसके अंदर जो है हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मीर जो हैं उनको उसके अगेंस्ट में खड़ा किया, और उनके साथ जो लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी में, तो सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और उसके बाद जो होती है पावर्स जो होती है किसके पास आ जाती है? पावर्स आ जाती है कंपनी के पास। मतलब जो कंक्लूजन होता है उसके बाद, बक्सर के बाद तो मतलब टोटल पावर ट्रांसफर हो जाती है किसके पास? कंपनी के पास। तो प्लासी और बक्सर के बाद एक बिल्कुल मेक शिफ्ट हो जाता है। अब नवाब की जगह पे कंपनी जो है वो नवाब बन जाती है बंगाल का। ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि कंपनी जो है नवाब बन चुकी है बंगाल के अंदर, तो अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि हम अपना बाकी का एरिया जो है, नवाब बनने का मतलब क्या है, अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना हमारे बंगाल वाले एरिया का, वो भी उनके अंडर आ गया। अब कंपनी ने क्या सोचा कि अब बंगाल हमारे अंडर आ गया, क्योंकि वो तो व्यापारी थे, दे वर द मर्चेंट्स, उनका काम था प्रॉफिट मेकिंग। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें अपने साम्राज्य का एक्सपेंड करना चाहिए, हमें बाकी के जो एरिया हैं, हम सिर्फ नवाब बंगाल के क्यों रहे, हम बाकी की जगह पर भी नवाब बनने की कोशिश करेंगे। तब होती हैं बाकी की लड़ाइयाँ, जिसके के अंदर क्या होती है, टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगापट्टनम की 4 बैटल्स होती है। लास्ट वाली बैटल में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। इसी तरीके से मराठा के साथ उनकी एंग्लो मराठा वॉर्स होती हैं, जिनके बारे में हमने ब्रीफली टच किया था।
तो वो सारी चीज़ें क्या थी, वो सारी ये चीज़ें थी कि किस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब बनने के बाद अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि नवाब बनने का मतलब था एडमिनिस्ट्रेशन भी अब उनके अंडर आ चुका है, अब उनके अलग अलग पॉलिसीज आने लग गए थे। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में नवाब जो थे लूज देयर पावर, किस तरीके से जो नवाब थे वो लूज कर रहे थे पावर। इन्होंने 3-4 तरीके के अलग अलग वो चीज़ें पॉलिसीज चला दिए, एनेक्सेशन वाला, एनेक्स कर लो स्टेट्स को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो इस तरीके की अलग अलग पॉलिसीज थे। तो मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, द रूलर्स लॉस्ट देयर पावर एंड ऑनर एंड फ्रीडम। अब क्या हो गया था, जब मैं आपको बता रही हूँ बैटल ऑफ प्लासी कब हो रही है, 1757 इसकी बात हो रही है, उसके बाद तक क्या होता है, लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो है उसके अंदर जो है मुगल्स जो है अपनी पावर लूज कर रहे हैं, जो उनके नवाब्स हैं, मुगल्स के बाद नवाब, वो अपनी पावर को लूज कर रहे हैं। और कंट्रोल कौन करना शुरू कर दे रहा है, कंपनी कंट्रोल करना शुरू कर दे रहा है। मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब क्या हो रहा है, अब आप सोचिए कि वो वहाँ के नवाब थे, मुगल्स तो जा चुके हैं, लेटर मुगल्स पावरफुल नहीं है, तो वहाँ के जो नवाब थे वो अपनी बची खुची जो थी उनकी साख जो जिसको कह सकते हैं आप, उसको बचाने के लिए उन्होंने कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दिए कि भाई आप ऐसा मत करिए, इतना ज़्यादा हार्श स्टेप्स मत लीजिए, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, मतलब यू नो द पीपल व्हाट वुड दे से। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, नेगोशिएशन शुरू किए। जैसे कि फॉर इंस्टेंस रानी लक्ष्मीबाई है जो झांसी की, वो चाहती थी कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द लीगल हेयर ऑफ हर किंगडम। जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जब हम डिटेल में बात करेंगे तो उनके जो हस्बैंड हैं वो डेथ में मारे जाते हैं जब तक उनका कोई बेटा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बेटा अडॉप्ट कर लेती हूँ, आप उसको मेरा लीगल हेयर मान लीजिए। मतलब कंपनी की जो लैप्स वाला जो पॉलिसी थी उसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि जिस किसी का भी एक लीगल हेयर नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, बेटा जो है वही सक्सेशन ले सकता है, मतलब राजपाट को आगे संभालेगा। जिस किसी भी राजा का बेटा नहीं है तो उनकी बेटी या उसकी बीवी जो है राज नहीं कर सकती है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यही हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे अडॉप्टेड सन को मान लीजिए, जो कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सेम नाना साहेब जो थे उन्होंने भी पेशवा जो है राजा बाजी को अडॉप्ट किया और उन्होंने प्लीड किया कि भाई उनके प्लीडेड फॉर हिज फादर्स पेंशन। द ब्रिटिश वांटेड टू एंड द मुगल्स रूल, लेकिन ये सारी बातें नहीं मानी गई। ना उनके अडॉप्टेड सन को माना गया, ना रानी झांसी के अडॉप्टेड सन को माना गया। ये आप देख सकते हैं, सिपाही एंड पीजेंट गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड। ये कौन सी बात हो रही थी, जो ये सारी बातें हो रही हैं, ये सारी बातें हो रही हैं लेट 18th सेंचुरी के बारे में। उसके बाद जो है 19th सेंचुरी में एंटर कर जाते हैं, 1857 की बात होती है। अवध जो था, अवध वॉज द टेरिटरी दैट वॉज एनेक्स्ड लास्ट। सबसे लास्ट में जो अवध को एनेक्स किया गया था, सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन दिस टेरिटरी। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट वॉज अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अवध को जो है लास्ट में जो है मिला लिया गया था, किसके अंदर, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिला लिया गया। द कंपनी बिगेन टू एंड द मुगल रूल। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं एकदम से एंड नहीं किया था कि भाई एक उन्होंने डेट दे दी कि भाई 1947 की मिडनाइट को 14 अगस्त की मिडनाइट को जो है ये मिडनाइट शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं किया था कंपनी ने क्या किया था, स्टेप वाइज धीरे धीरे पहले बंगाल के ऊपर कब्जा, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने अलग अलग पॉलिसीज बनाना शुरू की। सब्सिडरी अलायंस कर लो, एनेक्सेशन कर लो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब करना शुरू कर दिया। तो जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने अनाउंस किया दैट द फैमिली ऑफ बहादुर शाह जफर आफ्टर हिज डेथ वुड बी मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। तो उन्होंने उनको रंगून भेज दिया था। गवर्नर जनरल कैनिंग अनाउंस दैट द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड हिज डिसेंडेंट्स वुड बी ट्रीटेड एज प्रिंस जो है उनके डिसेंडेंट्स को बोला जाएगा, प्रिंसेस नहीं आएगा, प्रिंस आएगा। ओके, पीजेंट्स एंड सिपाही ने फिर क्या किया, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू। अब ये तो साथ मुगल्स के साथ क्या हो रहा था, जो लेटर मुगल्स थे। अब दूसरी तरफ थे हमारे सिपाही, हमारे किसान, उनके साथ में क्या हो रहा था, उनके साथ में हो रहा था उनको बहुत ज़्यादा, किसानों के बारे में तो हमने लास्ट चैप्टर में भी बात किया था, उनको इतना ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था। अल्टीमेटली जो उनसे कलेक्ट करते थे, जो जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जोतवारी सिस्टम, ये सब हमने पढ़ा था। अल्टीमेटली जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहा था उसको पे करना था वो ब्रिटिशर्स को। तो हो क्या रहा था, अल्टीमेटली पीजेंट्स जो थे, किसान थे, उन्हीं को पे करना था। तो किसान जो थे, जमींदार थे, रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू। मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट देयर लैंड्स। जो भी जमींदार नहीं पे कर पाता था टैक्स, उसको अपनी जमीन जो है वो लूज कर देता, failing to pay the loans of money lenders. The Indian Sipahis has dissatisfaction about their pay, allowances and condition of service. जो कंडीशंस में जो सिपाही थे इंडिया के, उनको जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम करना पड़ रहा था उससे वो खुश नहीं थे।
क्यों खुश नहीं थे? दो तीन चीजें हैं। एक तो उस टाइम के इंडियंस मानते थे कि समुद्र को पार करने का मतलब है रिलीजन का लॉस हो जाना। तो वो ब्रिटिश आर्मी क्या करती थी, उनको अगर आर्मी के अंदर हो तो आपको कहीं और कंट्री में भी भेज देगी जब जब उनके कोई मिशंस चलेंगे। पहला ये था। दूसरा वो जो था कि जो गन्स होती थी उसके ऊपर जो कारतूस लगता था उसके ऊपर चर्बी लगाई जाती थी, गाय की और पिग की जो चर्बी होती है उसकी फैट जो होती है उससे उसको ग्रीस किया जाता था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही प्रॉब्लम होता था। हिंदू को प्रॉब्लम होता है गाय की वजह से, मुस्लिम को पिग की वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। तो इस तरीके की जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी हम बात करेंगे डिटेल में। शॉर्ट में मैंने आपको बताया। द सिपाहीज वर आस्क्ड टू गो ओवरसीज, वही मैंने बताया, टू फाइट फॉर कंपनी, जो कि उन्हें पसंद नहीं था बिकॉज द सिपाही रिजेक्टेड टू गो टू बर्मा टू फाइट फॉर द कंपनी, दे वर पनिश्ड। तो वो अगर उन्होंने सी क्रॉस करने से मना करते थे तो उनको पनिशमेंट मिलता था। कंपनी passes a new law which stated that every new person who joined the army should serve overseas if required। तो उन्होंने एक नया लॉ बना दिया। अब आप देखिए कुछ लोग तो आर्मी में भर्ती होते थे ना, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, हर कोई तो किसान नहीं है। तो अगर वो आर्मी में भर्ती होते थे तो उनको एक कंडीशन साइन करा ली जाती थी कि आपको ओवरसीज भेजेंगे। और ओवरसीज जाना जो होता है उस टाइम के इंडियंस जो है उसको एक टैबू मानते थे। वो सोचते थे कि उनका रिलीजन लॉस हो जाएगा, हमें जहाँ है वहीं रहना चाहिए। Many of the सिपाही were peasants and the anger of the peasant quickly spread among the सिपाहीज too। अब ये आप समझ लीजिए, अभी भी आप अगर आप आर्मी में देखेंगे तो कौन है आर्मी के लोग, उनकी जो फैमिलीज हैं वो पीजेंट्स हैं, मतलब वो किसान है। तो किसानों का जो रिसेंटमेंट था, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, उसकी वजह से सिपाही भी नाराज थे। और जो सिपाहियों को उधर भेजा जा रहा है उसकी वजह से वैसा वर्षा सिपाही और किसान दोनों ही नाराज थे। ओके, तो ये देखिए सिपाही जो है एक्सचेंज न्यूज एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, फिर ब्रिटिशर्स जो है उनको लगता रहता था, देखिए जो ब्रिटिशर्स की एक वाइट मैंस बर्डन थ्योरी है ना, उनको लगता रहता था कि दे आर द वाइट पीपल, और उनके ऊपर उनको जो है बाकी की जो अनसिविलाइज्ड जो पॉपुलेशन है उसको सिविलाइज करना है, उनके ये थियरी था जिसको हम पढ़ेंगे भी आगे वाली क्लासेस में। तो उनको लगता था कि भाई हमें ना रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए इंडिया के अंदर, जो काफ़ी हद तक ठीक भी था, जो यहाँ की बुराइयाँ थी उनको रिफॉर्म के द्वारा दूर करना ज़रूरी है, बट पूरी तरीके से वो ठीक नहीं था, क्योंकि कई बार वो ऐसी चीज़ों को भी बदलना शुरू कर देते थे जो कि पार्ट ऑफ कस्टम कल्चर बन चुकी हैं उसका, एक पर्टिकुलर जगह का। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो फील करते थे दैट द इंडियन सोसाइटी हैज़ टू बी रिफॉर्म्ड, क्योंकि उनका वाइट मैन बर्डन थ्योरी है। इन रिस्पॉन्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज विडो रीमैरिज, देखिए उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे। आज के दिन बैठ के हम बात करते हैं कि सती बहुत बुरी चीज़ है, हम समझ पाते हैं क्योंकि कितने टाइम बीत चुका है, उस बातों को 200 साल होने वाले हैं, है ना। तो हमें लगता है कि ये 1857 की बात कर रहे हैं, है ना, तो मतलब 200 नहीं तो काफ़ी साल हो गए ना। तो अगर आप ये देखेंगे कि सती प्रैक्टिस जो है हम अब बुरा मानते हैं कि बहुत गलत बात है, लेकिन उस टाइम पर जो है वो रिलीजन का पार्ट थी। उनको उस टाइम पे ये लोगों के दिमागों में कूट कूट के भर दिया गया था कि जो एक लेडी है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट हर हस्बैंड। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे मर जाना चाहिए। तो बहुत सारे लेडीज जो है वो वॉलंटरी सती हुआ करती थी, कुछ जो होती थी वो वॉलंटरी सती नहीं होना चाहती थी, तो उनको जबरदस्ती धकेल दिया जाता था सती होने के लिए। विडो रीमैरिज, मतलब कोई अगर विधवा हो गई है तो उसको रीमैरिज कर देना चाहिए। अभी भी विडो रीमैरिज को जो है आप सोच के देखिएगा इस बात को, कितना उतना सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आप सोचिए कि 1857 वाले टाइम पे, मतलब 19th सेंचुरी जब चल रही थी उस वाले टाइम पीरियड पर विडो रीमैरिज को कितना ज़्यादा बुरा माना जाता होगा। आप अब वाले टाइम पीरियड से सोच के देखिए कि आजकल क्या होता है। हम ठीक है आज करंट एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बट आप ये सोचिएगा कि जो करंट में हम चीज़ें कर रहे हैं जिसको हम बहुत बुरा मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर गे मैरिज वाला जो कंसेप्ट है जो कि अभी आ रहा है, जिसको अभी भी हम लोग बुरा मान रहे हैं, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसको, उसके लिए लॉ बनाया जाता है, रिपील कर जाता है, फिर बनाया जाता है, ये सब चलता है। तो अगर आप ये सोच के देखिए कि जब हम 100 साल के बारे में बात करेंगे, हमारी स्पीशी होमोसेपियंस, जब हम सब चले जाएंगे और 100 साल के बाद 150 साल के बाद कोई जो बुक्स को पढ़ेगा वो देखेगा ओके अच्छा 2022 में भी ऐसा हो रहा था, 2021 में भी ऐसा हो रहा था, तो कितनी मतलब हम सोचेंगे जैसा अभी हम सोचते हैं सती, इसी तरीके की ये चीज़ें हैं। ओवर द ईयर्स रिफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जिस टाइम पे वो उस पर्टिकुलर टाइम में जो प्रेजेंट होता है उसके लिए वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती जो है और विडो रीमैरिज है ये सब करने का कोशिश किया। रिस्पॉन्स में दे रिस्पॉन्डेड टू द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड विडो रीमैरिजेस। इंग्लिश वर एक्टिवली प्रॉम्प्टेड। इन 1830 द कंपनी अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली एंड इवन ओन लैंड्स। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कई चीज़ें की, सती को बैन कर दिया, विडो रीमैरिज को परमिट कर दिया,
उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को हमारे इंडिया में आना अलाउ कर दिया, उनको लैंड भी दे दिए। 1850 में एक लॉ पास किया जाता है विच स्टेटेड दैट एन इंडियन हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी कैन इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी अगर वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेता है। मैनी पीपल फेल्ट दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम अब मानते हैं कि बड़ी नॉर्मल सी बात थी, उस टाइम पे नॉर्मल बात नहीं थी। ओके, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन था। तो मेनी पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। सम इंडियंस वांटेड टू चेंज द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। कुछ जो लोग थे जैसे राजा राम मोहन राय हैं, जो उस टाइम के फॉरवर्ड लोग थे। आज के टाइम पे भी बहुत सारे फॉरवर्ड लोग हैं, आज के टाइम पे भी कितने लोग सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को जो कि रिफॉर्म, जो सोसाइटी के नॉर्म से एकदम अलग होती है। कि ज़रूरी नहीं है कि जो चिता के वो आग जो है बेटा ही लगाए, बेटी क्यों नहीं लगा सकती है? बेटी भी लगा सकती है ना, किसी की चिता को आग, मान लीजिए पिता की चिता है उसको बेटी भी आग लगा सकती है। शमशान घाट में बेटियां क्यों नहीं जा सकती, लेडीज़ क्यों नहीं जा सकती? तो अभी क्या हम उसको बहुत बुरा मानते हैं, अभी भी मानते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा वक्त आएगा कुछ सालों के बाद जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग फॉरवर्ड हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरीके से उस टाइम में भी बहुत सारे लोग फॉरवर्ड थे जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे। एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय। ओके, तो क्या हो रहा है अब हम बात क्या कर रहे हैं, जो ये रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे अंग्रेज, उनकी वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। सोसाइटी ऑन लार्ज, एक्सेप्शंस आर देयर, जो कि समझ में आते थे, फॉरवर्ड थिंकिंग के लोग थे उनको समझ में आता था, लेकिन सोसाइटी एट लार्ज अगर हम देखेंगे तो उसको नहीं समझ में आता था। तो म्यूटिनी बिकेम पॉपुलर रेबेलियन। द स्ट्रगल बिटवीन द रूलर्स एंड द पीपल आर क्वाइट कॉमन। जो उस टाइम रूल कर रहा है और जो लोग हैं उनके बीच में जो स्ट्रगल छोटे छोटे होना शुरू हो गए थे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड रेज्ड अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, उसको हम डिटेल में जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के वक्त लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि भाई उनका एनिमी कौन है। उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है, कुछ लोगों को लगता था कि उनको मुगल्स के अगेंस्ट भी लड़ना है, क्योंकि जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा शासन नहीं किया था। लास्ट मुगल एम्परर है, उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा शासन नहीं किया था, जिसकी वजह से लोग मुगल से भी परेशान थे। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि उनको मुगल्स के साथ में आना है, उनको क्या डिमांड करनी है, कि हमें अपना रूलर एज अ मुगल चाहिए या हमें ब्रिटिशर्स को हटा देना है, हमें इंडिपेंडेंटली रूल करना है, क्या करना है। तो बहुत सारे जो लोग थे बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड रेज्ड अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। बहुत सारे लोग बिलीव ये करते थे, लेकिन सब नहीं करते थे। Such a situation developed in northern parts of India in 1857 after 100 years of the British administration. 1857 ब्रिटिशर्स को जो है 1757 के बाद आसपास जो है मिला था नवाब का टाइटल इन बंगाल, मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया था बंगाल का। उसके 100 साल के बाद 1857 में ये क्रांति होती है। ओके, आफ्टर 100 years ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जब 100 साल के लगभग जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चल चुका है, the British East India Company faced a massive rebellion which threatened the very existence of the company. अब जो है इतना बड़ा रेबेलियन होता है 1857 में कि कंपनी जो है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हो जाता है। रानी जो होती हैं वहाँ पे ब्रिटेन में बैठी हैं, वो बोलती हैं कि उसके बाद रिफॉर्म्स लेकर आइए। उसके बाद कंपनी में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन बात हम क्या कर रहे हैं 1857 की, जिसमें कि 100 साल के लगभग हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का। 19th century It was felt that the largest rebellion against the colonialism in the world, ये जो rebellion था सबसे बड़ा rebellion माना जाता है उस टाइम का। ओके, मेरठ से दिल्ली तक ये rebellion फैल गया था। जो मंगल पांडे है, a young soldier was hanged for attacking his officer। मंगल पांडे जिन्होंने मतलब इनिशियल में स्टार्ट जब किया था, उनको जो है फांसी पे लटका दिया जाता है। Some sepoys at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge which was suspected that they were coated with fats of cows and pigs। ये जो था एक कारण था, काउज और पिग्स की जो चर्बी है उसके ऊपर लगी हुई है, तो बहुत सारे सिपाहियों ने कार्ट्रिज को यूज करना बंद कर दिया था। Consequent to this 85 सिपाहीज were dismissed and sentenced for 10 years। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उनको जेल में डाल दिया 10 साल के लिए। Other Indian soldier marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाही and killed the British officers। The Indian soldiers declared a war on फिरंगीज। तो क्या हुआ था, मंगल पांडे ने पहले रेबेलियन किया था, उसको तो फांसी पे लटका दिया। बाकी के सिपाहियों ने जो था वो कार्ट्रिज को मुंह से तोड़ना बंद कर दिया, तो उनको 10 साल की जेल हो जाती है। बाकी के सोल्जर्स क्या करते हैं, उनको जेल में से निकाल देते हैं और एक वॉर स्टार्ट करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू एंड द रूल ऑफ ब्रिटिश। दे मार्च टू दिल्ली एंड डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। जो बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर,
उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे लीडर हो। मैं आपको बोल रही हूँ कि उस टाइम पे लोग कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को हटा के किसी और लीडर को अपना लीडर बनाना है या उनको इंडिपेंडेंट होना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या कहा, बहादुर शाह जफर को अपना लास्ट जो मुगल एम्परर है उसको अपना लीडर बनाया और बोल वहां पे दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। तो मुगल एम्परर वाज रिलक्टेंट टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश रूल। अब ये जो मुगल एम्परर था ये तो जानते थे, खुद ही ये उनकी दया पे जी रहे थे ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स की, तो उनको पता था कि भाई ये तो ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि उनको आइडिया था कि भाई ये कितने पावरफुल है। तो उन्होंने क्या किया, रिलक्टेंट थे वो टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश रूल। ही रोट लेटर्स टू ऑल चीफ्स एंड रूलर्स टू कम फॉरवर्ड टू फाइट विद ब्रिटिश। उन्होंने कहा भाई अकेले तो मुझसे हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने सारे जितने भी बाकी के चीफ्स जो थे, नवाब जो थे, उनको सबको लेटर लिखा और बोला कि हम कलेक्टिवली फाइट करते हैं। इन होप टू रूल देयर ओन टेरिटरीज अंडर द मुगल एम्परर्स मेनी ऑफ देम केम फॉरवर्ड। बहुत सारे लोग आगे आते हैं, किस चक्कर में आगे आते हैं, उनको लगता है कि भाई उनको अपना राजपाट मिल जाएगा, हम जैसे अभी तक चल रहा था सारा सिस्टम राजशाही का वही चलाते रहेंगे। तो आगे आए ब्रिटिशर्स जो है उनको पता नहीं था कि इस तरीके से हो जाएगा, सारे के सारे एक साथ में आगे आ जाएंगे, एक साथ में मिलके फाइट शुरू कर देंगे। तो अब जो रेबेलियन जो होता है, जो दिल्ली में हो गया था, अब ये सारी जगह पे फैलता है। आफ्टर द ब्रिटिश रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर द न्यू स्पर्ट्स ऑफ म्यूटिनीज बिगेन। अब दिल्ली में से तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को हटा दिया, बहादुर शाह जफर को बोल दिया कि भाई आप हमारे राजा हैं, बहादुर शाह जफर जो है लेटर लिख रहे हैं सबको, तो वहां से तो हट गए ब्रिटिशर्स। लेकिन बाकी की जगह पे भी एक हफ्ते तक सब शांति रही, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे भी म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर द म्यूटिनीज पीपल रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीड अराउंड द लोकल लीडर्स। बाबा नाना साहेब adopted a son of Peshwa Baji Rao, gathered military and expelled the British garrison. He proclaimed himself as Peshwa and declared that he was the governor under the Emperor Bahadur Shah Zafar. तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये नाना साहेब जो होते हैं, नाना साहेब जो है पेशवा को अडॉप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम भी अंडर द ब्रिटिश, जो अंडर द मुगल रूल है, हम भी आपकी पेट्रोनेज के अंडर रहेंगे। उस टाइम के डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। उस टाइम में क्या हो रहा था, उस टाइम पे जिस टाइम पे सिपाहियों ने रिबेल कर दिया था, दिल्ली वो पहुंच गए थे, बहादुर शाह जफर को अपना किंग डिक्लेयर कर दिया था, उसी टाइम पर जो है बाकी के जो पेशवा, बाकी के जो नवाब थे, उनको भी लगा कि हमें भी साथ आना चाहिए क्योंकि हमको अपना अपना राजपाट जो है मिल जाएगा। इस चक्कर में बाबा नाना, जो नाना साहेब है, वो भी एक पेशवा को अडॉप्ट करके उनको बोलते हैं कि ये और हम लोग जो है किसकी पेट्रोनेज में, बहादुर शाह जफर की पेट्रोनेज में अब हम रहेंगे। लखनऊ में क्या होता है, सन ऑफ वाजिद अली शाह proclaimed the new Nawab. He took acknowledge the sovereignty of Mughal emperor. ये sovereignty आएगा यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई also joined the revolt and fought the British along with तात्या टोपे। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी लड़ाई में आ जाती हैं, वो तो डायरेक्ट फाइट में आ जाती है तात्या टोपे के साथ मिलके, और वो डायरेक्ट फाइट करती हैं। अवंतीबाई, जो रानी अवंतीबाई जो है, लोधी ऑफ रामगढ़, raised an army against the British. The Britishers were greatly outnumbered by the rebel forces. अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग कंबाइन हो जाएंगे एक साथ में। उन्होंने ये सोचा था कि भाई इन सबके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो थे उस टाइम पे, तो ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। बट क्योंकि सबको लग रहा था कि सबको अपनी अपनी टेरिटरी बचानी है, सभी लोग परेशान थे, तो सब लोग एक साथ में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम पे बहुत कम पड़ गए एंड दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स व्हिच कन्विंस्ड द पीपल that British forces collapsed and gave them confidence to join the revolt. जैसे जैसे ब्रिटिशर्स हारते गए एक एक जगह पे, बाकी के जगह के लोगों को और ज़्यादा एनर्जी मिलती रही, कॉन्फिडेंस मिलता रहा कि वो भी लड़ाई को ज्वाइन कर ले। तो इसीलिए रिवोल्ट को बाकी के लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते गए। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत सारे, अहमदुल्ला शाह, मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, बख्त खान जो हैं, सोल्जर फ्रॉम बरेली, कुंवर वीर सिंह ज्वाइन द रेबेलियन, इन सब लोगों ने भी रेबेलियन को ज्वाइन कर लिया। और क्या होता है ये देखिए, मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। ये मेन सेंटर्स में क्या क्या आता है, दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, ये सारे मेन सेंटर्स हैं। झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली, ये सारे के सारे मेन सेंटर्स हैं। ये देखिए कौन से एरिया में रिवोल्ट फैल रहा है। साउथ इंडिया जो था वो काफ़ी अलूफ था, नॉर्थ इंडिया में रिबेलियन ज़्यादा देखने को मिलता है। सम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो स्टार्टिंग में ये सारा नॉर्थ इंडिया तक कन्फाइन था। मंगल पांडे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे जो हैं, ये जो है रानी लक्ष्मीबाई, इट इज़ फॉर फन, यहाँ पे आपको इसका फोटो मिलेगा, लेकिन इट इज़ नॉट द, दिस वन रानी लक्ष्मीबाई पिक्चर इज़ नॉट द रियल पिक्चर। ये सारी की सारी वहाँ के लोगों से पूछ के जो बनाई गई पिक्चर्स है, बाकी की वो है, ठीक है। कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी जो है
अब जब उनको इतनी सारी रेबल मिल जाते हैं, इतने सारे लोग रेबल कर देते हैं, तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी इसके रिस्पॉन्स में फाइट बैक करती है। तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे तरीके अपनाती है रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए। सो वो इंग्लैंड से जो है अपनी रेनफोर्समेंट मंगवाती है एंड फ्रेम न्यू लॉज टू कन्विंस द रेबल्स, और नए लॉज बनाए जाते हैं, कन्विंस किया जाता है रेबल्स को कि भाई आप शांत हो जाइए, हम जो है रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। वो अलग अलग जो इंग्लैंड से उनकी बहुत सारी सैनिक जो हैं वो इंडिया में मंगाए जाते हैं रेबल को कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर किया जाता है। मुगल एम्परर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस टाइम पे जो है मुगल एम्परर जो था बहादुर शाह जफर, इनको इस टाइम पे रंगून भेज दिया जाता है। He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon. Rebellion did not come to an end with the recapture of Delhi. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces. ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम से वहाँ पे, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था कि किसी ने एक बार में लिख दिया कि ओके हमने इस पे हमला कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता था। लोगों को धीरे धीरे न्यूज़ स्प्रेड करती थी, तो धीरे धीरे न्यूज़ स्प्रेड करती थी, तो धीरे धीरे शुरू हुआ था रेबेलियन, और धीरे धीरे ही खत्म हुआ, एकदम से एक दिन में खत्म नहीं हुआ। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, लेकिन तो भी रेबल जो है नहीं मान रहे थे, तब भी रेबेलियन 2 साल तक चला था। ओके, रानी लक्ष्मीबाई एंड अवंतीबाई वर डिफीटेड एंड किल्ड। ये दोनों को लड़ाई में हार जाती है और मारी जाती हैं। तात्या टोपे जो है वो एस्केप कर देते हैं एंड कंटिन्यू टू फाइट गुरिल्ला वॉर विद सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पीजेंट। वो 1859 में पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश वंस एंड अगेन एनकरेज रेबेलियन। द डिफीट एनकरेज डिजर्टेशन। मतलब जब ब्रिटिशर्स को हराया जहाँ जहाँ पे, उससे लोगों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। द ब्रिटिशर्स ट्राई टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स हु वर अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय देयर राइट्स ओवर देयर लैंड। अब इस टाइम पर भी कुछ ऐसे लोग थे कि भाई उनको पता था कि भाई ब्रिटिशर्स को हम निकाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने लड़ाई शुरू ही नहीं की उनके अगेंस्ट में, वो उनके लॉयल रहे। तो लॉयल जो लोग रहे उनको बाद में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी रिवॉर्ड्स दिए। So those who rebelled and did not kill white people would remain safe and would not denied of their lands. तो ये सब हुआ उस टाइम पे। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो था 1857 की क्रांति जो है अलग अलग जगहों पे फैल रही थी। लोग एक दूसरे को देख के ये एनकरेजमेंट उनको मिल रहा था कि हम हरा सकते हैं ब्रिटिशर्स को। बहुत सारे जो नवाब ज्वाइन करते हैं वो इस चक्कर में ज्वाइन करते हैं कि उनकी अपनी अपनी टेरिटरीज बची रहें। तो ये सारी चीज़ें होती है। पीजेंट्स हैं, जो सैनिक हैं, जो मेन लड़ाई लड़ रहे हैं नीचे, वो परेशान थे। वो किस कारणों से परेशान थे वो भी हमने डिस्कस किया। अब जो ये रिवोल्ट होता है जो कि 1.5-2 साल तक चलता है, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर मार्च द ब्रिटिशर्स हैज रीगेन्ड देयर कंट्रोल ओवर द टेरिटरी इन 1859 बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड इन सेम वे। अब जो चीज़ें उन्होंने की थी इतनी सारी, उसी तरीके से वो रूल नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिश ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। उनको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े। फॉर एग्जाम्पल क्या चेंजेस थे? फर्स्ट था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसने एक नया एक्ट पास कर दिया था, ट्रांसफर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको नवाब बना दिया गया था 100 साल पहले 1757 के आसपास, अब जो है वो सारी की सारी जो पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन की, डायरेक्ट कंट्रोल करेगा ब्रिटिश क्राउन। कहाँ पे? इंग्लैंड में ब्रिटिश क्राउन, इन ऑर्डर टू इंश्योर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो उन्होंने कहा कि हम खुद कंट्रोल करेंगे। जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो कंट्रोल करेगी, ना कि कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने ले लिया। So a member of British cabinet was appointed as the secretary of the state and was made responsible for the matters related to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अपॉइंट कर दिया गया जो कि मैटर्स जो इंडिया से रिलेटेड है उसको देखेगा। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। उसको इंडियन काउंसिल पूरी मिल जाती है जो उसे एडवाइस करती है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ टाइटल्ड वायसराय। अब जो गवर्नर जनरल था, अब जाके इसको वायसराय बोलना शुरू कर दिया गया। किसके बाद? 1857 की क्रांति के बाद। इट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। और जो वायसराय होगा वो सीधा का सीधा क्राउन को रिपोर्ट करेगा। मतलब किसको रिपोर्ट करेगा? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट करेगा, उसकी काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ इंडिया वर एंश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। जो एनेक्सेशन वाली पॉलिसी चला रखी थी उसको बोला कि हम आपकी एनेक्स नहीं करेंगे। द इंडियन रूलर्स वर मेड टू एक्नॉलेज द क्वीन एज सोवरेन पैरामाउंट एंड वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश क्राउन। उन्होंने कहा कि आप अपना राजपाट चला लो, लेकिन अल्टीमेटली यू वर अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। आप हमारे ब्रिटिश क्वीन के पेट्रोनेज में ही रहेंगे, उन्हीं के अंडर रहेंगे। जो प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स वर इंक्रीज। अब जो था आर्मी के अंदर, उन्होंने देखा था आर्मी ने हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट किया है, तो उन्होंने अपने
ब्रिटिश सोल्जर्स को भी लेकर आ गए और इंडियन सोल्जर्स का नंबर कम कर दिया। एंड इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम गोरखास, पठान्स एंड सिख। ये वाले सोल्जर्स को भी लिया जाएगा, सिख सोल्जर, पठान सोल्जर एंड गोरखास, क्योंकि मेन रिवोल्ट कहाँ पे हो रहा था? मेन रिवोल्ट हो रहा था यूपी, दिल्ली, ये वाले जोन में, तो उसके बाहर वाले जोन से भी सोल्जर्स लिए जाएंगे। The land and the property of Muslim were confiscated as it was believed that they were responsible for rebellion in big way. तो जो मुस्लिम्स थे उनकी प्रॉपर्टी और उनकी लैंड को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। ओके, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन। उन्होंने लेकिन बाद में कस्टमरी रिलीजन को थोड़ा रिस्पेक्ट देना शुरू किया। सोशल प्रैक्टिस ऑफ इंडियन पीपल, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। Thus a new phase began after 1857। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये देखा कि भाई कौन कौन से लीडर्स थे जो कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में, तो उन्होंने उनको खुश करना शुरू कर दिया। जैसे कि जमींदार को बोला कि भाई आपकी लैंड को नहीं छीना जाएगा। मुस्लिम्स की लैंड को छीन लिया गया क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाकी के जो कस्टमरी रिलीजन है और कस्टमरी प्रैक्टिस है उनको जो है इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। आर्मी जो थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन सैनिक ही नहीं रहेंगे, ब्रिटिशर्स को भी डाल दिया गया और ऐसे सैनिकों को भी डाल दिया गया जो उस मेन रिवोल्ट वाले एरिया के परे थे, दूर थे। सो दिस वाज द चैप्टर। इस चैप्टर में आपने ब्रीफली देखा कि किस तरीके से 1857 की क्रांति होती है और किस तरीके से उसके बाद जो है चेंजेस आते हैं। सिंस ये क्लास 8 की एनसीईआरटी थी, अगेन आई एम सेइंग, तो इसलिए हमने इस चैप्टर को सिर्फ एक ही लेक्चर में खत्म कर दिया है। डिटेल ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। अभी आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा क्योंकि जो पॉलिसीज थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने इतना रिसेंटमेंट शुरू किया था। अब इतना रिसेंटमेंट शुरू होने के बाद धीरे धीरे जो होता है सारे के सारे लोग जो है एक रिवॉल्ट की फॉर्म में रेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो कि अभी नवाब थी यहाँ पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करा करती थी, नवाब मतलब स्टार्टिंग में अब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन उठा के रानी के अंडर दे दिया गया और एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर देगा जिसकी एक काउंसिल होगी और वही जो देखेगी इंडियन अफेयर्स को। और जो वायसराय था, जिसका नाम पहले गवर्नर जनरल होता था, वायसराय जो है डायरेक्ट उसी काउंसिल को रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा। सो दिस इज द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपके दिमाग में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसका बन गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।